हाय फ्रेंड। तो आपने जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने चार्ज के बारे में थोड़ा पढ़ा था और चार्ज कितने तरह का होगा ये पढ़ा था। तो आज इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज जो है वो चार्ज मतलब किसी भी बॉडी पर कितने तरह से हम उस पे आप ला सकते हैं। चार्ज कितने तरह से, एक्चुअल तो चार्ज हम बना नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से किसी वस्तु पर आवेश आते हैं। तो हम चाहेंगे कि उस वस्तु पे किस तरह से हम एग्जिस्ट करवा सकते हैं आवेश को। तो हमारे पास कुछ मेथड है और उस मेथड को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, राइट। तो हम लोग कहेंगे कि जो आवेशन के प्रकार हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे कि किसी वस्तु में आवेश कैसे चार्ज किया जा सकता है। तो यहाँ हम लिखते हैं आवेशन के प्रकार। तो भाई साहब आवेशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने आवेशन के प्रकार में नंबर 1 लिखा। आवेशन के प्रकार में होता है किस तरह से हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहली होता है घर्षण के द्वारा, यानी कि हम किसी वस्तु में आवेश घर्षण के कारण उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा इसमें होता है भाई साहब, इनको हम अलग अलग से थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे। और एक होता है चालन द्वारा कर सकते हैं, चालन। तो हम लोग इसमें किसके द्वारा कर सकते हैं, चालन द्वारा। एक तीसरी चीज होती है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसे हम प्रेरण द्वारा कर सकते हैं, प्रेरण द्वारा, राइट। तो आइए हम लोग एक एक बात को समझते हैं। जैसे आपने मान लीजिए एक कांच लिया, ओके, राइट। और कांच लिया मान लीजिए और उसको रेशम के कपड़े से हम लोग रगड़ते हैं कांच को। तो देखते हैं क्या उत्पन्न होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ एक वस्तु दिखाई है। हम लोग इसी को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, राइट। तो ये आपका रहा एक वस्तु है जिसे हम नाम दे देते हैं A, और इसके साथ एक दूसरी वस्तु है जिसे हम नाम दे देते हैं, चलो हम B दे देते हैं, ओके, ऐसे समझने के लिए। अब ये जो कहानी है ये भाई साहब रगड़ने के पहले की कहानी है। रगड़ने के पहले जब इनको रब नहीं किया गया था तब ये दोनों बेचारे शांति मुद्रा में दोनों पड़े रहे थे। तो ये जब शांति मुद्रा में पड़े थे ना, तो अब हम अगली बात क्या करेंगे कि जब वस्तु A को वस्तु B से रगड़ा गया था, अब रगड़ने के बाद हमने सोचा कि अगर ये रगड़ गए हैं, दोनों वस्तुएं एक दूसरे से रगड़ी गई हैं, तो रगड़ने के कारण इन पर आवेश आ गया है। तो रगड़ने के कारण इन पर क्या हो गया है, आवेश उत्पन्न हो गए। तो इन पर मान लीजिए प्लस आवेश आए हैं, इस पे माइनस समथिंग, ऐसे समझने के लिए। तो भाई इन पे जो आवेश आए हैं ना वो क्यों आए हैं, क्योंकि जब वस्तु A को वस्तु B से रगड़ा गया तो वस्तु A के इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु B में चले गए, इसलिए इस पे धन आवेश और इस पे ऋण आवेश, दोनों आवेश की मात्राएं कैसी रही, बराबर रही, और दोनों वस्तुओं पे आवेश विपरीत प्रकृति का आ जाता है। जैसे हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि घर्षण के द्वारा कैसे आवेशित करते हैं। जब वस्तु किसे भाई, जब वस्तु A को जो वस्तु A है, मान लीजिए कि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है, यहां मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है भाई, कम है, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है, को वस्तु B से रगड़ा जाता है, तो वस्तुएं घर्षण के कारण
घर्षण के कारण आवेशित हो जाती है। अब ये वस्तुएं घर्षण के कारण आवेशित हो गई। जैसे आप यहां पर देख भी पा रहे हैं कि जब वस्तु ए को बी से रगड़ा गया तो ए पर कुछ धन आवेश, बी पर कुछ ऋण आवेश आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये रगड़ने के बाद की घटना है, रगड़ने के बाद की कहानी है कि इन पर आवेश आ गया। अब थोड़ा सा हम इनका थोड़ी सी बात करेंगे अच्छी खासी कि घर्षण के कारण जैसे क्या क्या हुआ है। पहली चीज तो ये कि इन दोनों वस्तुओं पे जो आवेश आए हैं वो कैसे आए हैं, विपरीत प्रकृति के आए हैं। तो पहली बात तो कैसे आवेश आएंगे भाई, विपरीत प्रकृति के होंगे। और दूसरी बात कि इन पे आवेश कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। जैसे इस पे अगर 4 धन आवेश आए हैं तो इस पे 4 ऋण आवेश आएंगे, तो आवेश कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। समान किसमें समान रहेंगे, ये मात्रा में समान आवेश रहेंगे। ये 2 चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी का जो ये हमने जो घर्षण के द्वारा है, इसका हम लोग बहुत जगह देखते हैं, एप्लीकेशंस भी देखते हैं। बहुत जगह ऐसी फिनोमिना है जो घर्षण के कारण इस तरह का होता है। जैसे कि आप ऐसे ही देख लो, जब आप कभी एक नई कार हो खरीद के आई हो, तो कार की जो प्लास्टिक है वो नहीं निकली रहे, तो कार पे जो कार की सीट पर जब आदमी बैठता है और कहीं खिसकता है थोड़ा सा, तो उसमें चट से आवाज आती है। और ऐसा इसलिए हुआ कि फ्रिक्शन की वजह से वो फिर से उदासीन हो रहे हैं, और फ्रिक्शन की वजह से जो आवेश आए थे अब वो मतलब कि स्पार्क होके खत्म हो रहे हैं, इसलिए वहां पर थोड़ा सा शॉक लगता है। जैसे कोई लड़का है दौड़ते दौड़ते जाए और एक लोहे की गेट को टच करता है, तो लोहे के गेट को जैसे वो छूता है उसको एक शॉक लगता है, तो वहां पर जो स्पार्किंग हो रही है उसके थ्रू वो आवेश खत्म हो रहा है, और उस आवेश खत्म होने के कारण उसको थोड़ा सा शॉक लगता है, यानी धक्का सा लगता है। इसी तरह जैसे जो बादल होता है, तड़ित जो बिजली चमकती है, वो बिजली चमक जो दिखाई देती है, बिजली बड़े तेज से चमकती है, तो एक्चुअल उसमें होता यूं है कि जो बादल होते हैं वो उसमें आवेश उत्पन्न हो गया रहता है, और कुछ बादल जो होते हैं वो धनावेशित, कुछ बादल जो ऋणावेशित होते हैं। तो वो आवेश जो ग्रहण किए रहते हैं बादल, वो आवेश जो होता है ना भाई, वो आवेश जैसे एक धनावेश और एक ऋण आवेश, जब वो बादल, एक धनावेशित बादल एक ऋणावेशित बादल एक दूसरे से टकराते हैं, तो टकराने के बाद वो स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग की वजह से हमको तड़ित दिखाई देती है, और फ्रिक्शन की वजह से हमें वहां से आवाज सुनाई देती है। तो फ्रिक्शन एक दूसरा मटेरियल है, और इनका हम लोग बड़ा जगह उपयोग भी करते हैं। जैसे कि स्प्रे पेंटिंग होती है, जो पेंटिंग की जाती है स्प्रे से ऐसे ऐसे करके करते हैं भाई, उसमें पूरा पेंट कर देता है एक बार में पूरी तरह से, वो फब्बारे की तरह निकलता है, तो वो एक फ्रिक्शन की वजह से ऐसा होता है। और उसमें हम लोग एक स्थिर वैद्युत जनित्र में भी इसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं कि जो आवेश उत्पन्न हुआ है ऐसा उपयोग किया जाए इसका। तो ये रहा आपका एक घर्षण के द्वारा हम लोग आवेश कैसे उत्पन्न करेंगे। हम एक दूसरे जगह चलते हैं, दूसरे चीज पे, और वो है चालन के द्वारा हम आवेश को कैसे उत्पन्न करते हैं। थोड़ा सा हम फास्ट बोलेंगे तो बताइएगा भैया। दूसरे नंबर पे हम चलते हैं कि चालन के द्वारा, यानी कि चालन द्वारा आवेशों हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। तो चलिए चालन द्वारा हम आवेश कैसे उत्पन्न कर सकते हैं आपको मैं समझाता हूं। देखो भैया, एक मान लोग हो यो 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 यो, एक मान लीजिए इस तरह का आपके पास अच्छा गोला बना है का, अच्छा सर आप अच्छा गोला बनाते हैं। हाँ जी, अच्छा गोला हमने बनाते हैं। आहा, तो यहां देखिए आप, इसमें हमने एक 2 वस्तुएं लिया है, वो आप एक्चुअल शेप यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि आप कोई भी शेप किसी भी तरह के ले सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा स्टाइल दिखाने के लिए गोला बना दिया भैया। ये वस्तु रही आपकी
ए और ये वस्तु रही बी। ओके, इसमें कुछ आवेश पड़े थे, समथिंग लाइक दिस 6, चलो 6 रहने दो, ठीक है। ओके, इस पे अभी कुछ आवेश होंगे, लेकिन भाई इस पे कोई भी आवेश नहीं है, यानी कि इस पे आवेश कितना है, इस पे आवेश 0 है। अच्छा, अब क्या किया जाए भाई, तो एक आदमी आता है तो इसको ऐसे जोड़ दिया, खट खटड़ी खटाक खटक खटाक, ऐसे जोड़ा। ये जो तार है वो चालक है, ये चालक का है, अभी हम चालक में थोड़ा बताएंगे। तो ये चालक का था, तो इसमें हुआ यूं कि इसके कुछ आवेश निकलकर इसमें चले गए। एक्चुअल कुछ हम तो नहीं कह सकते, यहाँ पर जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये आवेश का ट्रांसफॉर्मेशन तब तक होगा जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। फिलहाल हम यहाँ ऐसे सोच लेते हैं कि इसमें का आवेश कहाँ चला गया, इसमें चला गया। ओके, यहां पर एक वस्तु आवेशित थी और दूसरी आवेशित पहले नहीं थी, फिर बाद में जैसे ही हमने इसको एक चालक की सहायता से जोड़ा, तुरंत इसके आवेश की कुछ मात्रा किसमें चली गई, आवेश बी में चली गई, चालक बी में चली गई। तो भाई चालक बी में जो पहुंच गई है ना, ये कैसे पहुंची है, इस तरह की प्रक्रिया जो आवेश करने की होती है उसे हम चालन कहते हैं। क्या कहते हैं, चालन। यानी कि चालन को आप कैसे लिखोगे कि भाई चालन क्या है, तो हम यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे, ये पेंसिल नहीं रही है तो हम इसको हटा देते हैं, दूसरे कलर की लिखते हैं। जैसे कि जब एक आवेशित, यहां पर हम जो आवेशित की बात कर रहे हैं एक्चुअल हम लोग चालक की ही बात करेंगे। जब एक आवेशित वस्तु को क्या किया जाए, बोलो, तार की सहायता से दूसरी, बोलो किससे, दूसरी अनावेशित वस्तु से क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। अगर भाई जोड़ दिया जाए तो क्या होगी, दूसरी वस्तु किसके द्वारा आवेशित हो जाती है, चालन द्वारा क्या हो जाती है भाई, आवेशित हो जाती है। ये चालन द्वारा क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। अब इसमें एक चीज हम थोड़ा सा देखेंगे कि वो चीज कौन सी है। अब इसको अगर देखें ध्यान से तो भाई इस पे प्लस था, इस पे भी प्लस आया है, मतलब का समान प्रकृति के भैया, तो ये रहा का समान प्रकृति। ओके, ये समान प्रकृति का आवेश इस पे। ओके, दूसरी चीज कि इसके द्वारा हम कौन सी वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं, तो यार इसके द्वारा हम लोग चालक वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। अगर चालक नहीं रही तो हम आवेशित नहीं कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पे, और वो तीसरा स्टेप थोड़ा सा मजेदार है। तो अब हम लोग वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं, अब देखिए तीसरा जो तरीका है वस्तु को आवेशित करने का, वो तरीका है कौन सा भाई, वो तरीका है जिसे हम लोग बोलेंगे प्रेरण द्वारा। तो भाई ये हमने तीसरा तरीका देखा है कि प्रेरण द्वारा हम किसी भी वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं। तो प्रेरण द्वारा हम किसी वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं, आइए उनको थोड़ा सा देखा जाए, समझा जाए। हम देखिए एक उसी तरह का काम करते हैं, थोड़ा सा उसी तरह का काम करते हैं, देखते हैं क्या होता है उस तरह के काम। तो इस तरह का काम जैसे है कि काम ये है कि यहाँ पर
एक वस्तु ये है, जैसा उसमें था उसी तरह का इसमें भी होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस प्रॉब्लम में नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम कुछ ऐसे कर देते हैं, इसलिए कि ये अचानक स्टैंड हो जाए, ताकि इसमें का आवेश नीचे अंदर नहीं चला जाए। इसमें का आवेश अगर नीचे जाएगा तो फिर हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। और ये देखते हैं, ये वस्तु ए, ये वस्तु बी, इस पे आवेश कुछ समथिंग ऐसे थे, चलो 3 ही ले लो, 3 ले लो। अब एक आवेशित वस्तु को, ठीक, एक दूसरी अनावेशिक जिसके पास आवेश नहीं था उसके सामने लेकर आते हैं, तो होता क्या है, इस वस्तु में आवेश आ गए। आवेश आ गए। जैसे मान लो इसमें हमने कह दिया कि कुछ, अच्छा ये किसको खींचेगा यार, ये अगर धन आवेश है तो इसका मतलब ये किसको खींचेगा, ऋण वाले को खींचेगा। और आप जानते हो भाई साहब कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर आता है वहां पर क्या धन, जहां आया वहां पर क्या ऋण। इसका मतलब कि यह जिस से निकला होगा, जिससे, वहां पर कैसा आवेश हम लगा सकते हैं, धन आवेश। अब प्रश्न ये है कि ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं थी, फिर भी इनमें आवेश आ गया है, तो ये इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रेरण। यानी कि जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के सामने लाई जाती है, और यहां पर वस्तुएं कैसी होंगी, यहां पर वस्तुएं चालक हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम एक जगह आपको पोलराइजेशन पढ़ाएंगे तो वहां पर कागज का भी हम पोलराइजेशन करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस की तरह। तो वहां पर डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस के हिसाब से हम उसको समझाएंगे कि उसमें भी उस प्रेरण के कारण आवेश आ गया था, तो जो नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, ऐसा कुछ घटनाएं बताई जाएगी वहां पर। यहाँ पर हम बस इतना समझ रहे हैं कि ये इसे अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ये ऋण आवेश इसकी तरफ खींच गए और यहां हो गया धन आवेश। तो ये जो आया है वो किसके कारण आया है, प्रेरण के कारण आया है। तो यहां पर हम लिखते हैं कि एक आवेशित वस्तु को क्या किया जाता है, जब एक, कौन सी वस्तु को भाई साहब, एक आवेशित वस्तु को क्या किया जाता है, अनावेशित। यहां वस्तु कैसी रहेगी, चालक। अनावेशित वस्तु के सामने थोड़ा सही नहीं लग रहा, हाँ लिख लो सामने। सामने मतलब कि पास रखा जाता है, सामने मतलब बहुत दूर नहीं रखना भाई, इसको ध्यान रहे, सामने रखा जाए तो क्या होगा, दूसरी वस्तु पर किसके कारण, प्रेरण के कारण क्या आ जाते हैं भाई, आवेश आ जाते हैं या उत्पन्न हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है कि प्रेरण के कारण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं तो हम लोग ये आवेश जो उत्पन्न हुआ उससे हम कह देंगे भाई प्रेरण के कारण आवेश इसमें उत्पन्न हुआ है, राइट। आइए एक चीज और हम लोग देखते हैं और चीज समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर 2 तरह के आवेश उत्पन्न हुए। एक तो भाई साहब होता है अस्थाई, राइट, और दूसरा होता है अस्थाई। इनको थोड़ा समझिए, अस्थाई और अस्थाई को कैसे हम समझेंगे। आइए हम एक चीज बताते हैं, जब इस वस्तु को इसके सामने हमने रखा था तो इस पे आवेश आ गए थे ना, जो माइनस इधर प्लस आया था, ऐसा कुछ हुआ था। अब सोचो दरअसल कि इस वस्तु ए को हम हटा के फेंक दो बाहर, बहुत दूर। अगर ऐसा हुआ तो इसका आवेश कहाँ जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन आए थे वो चले जाएंगे अपने अपने घर, यानी कि इसका आवेश तुरंत हो जाएगा खत्म। ऐसी स्थिति में अस्थाई, हाँ जी। और अगर इसी में
हम इसके दूसरे भाग को क्या कर दें, पृथ्वी से कनेक्ट करा दें, अर्थ कर दें। तो अगर हमने इसको अर्थ किया तो अर्थ से यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इसके धनावेश को कर देंगे समाप्त। अब धनावेश जो समाप्त हुआ तो इसको आप हटा ले जाओ। जब ये हट जाएगा तो बताओ ये ऋणावेश कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वो बेचारा तो वहीं पड़ा रह जाएगा। ऐसी स्थिति में ये कैसा होगा, अस्थाई। और इससे रिलेट कुछ और भी बात मैं आपको बताऊं। पहली चीज तो ये कि आप ये कहेंगे कि इस पे 1 2 3 है, इस पे आपने 2 ही दिखाया सर, ऐसा क्यों ऐसा भेदभाव कर रहे हैं, ठीक नहीं लग रहा है। तो इस भेदभाव को मैं समझाता हूं। मान लेते हैं कि इस पे जो आवेश था वो Q, जो प्रेरित आवेश आया था, प्रेरित आवेश का मतलब कि जो उत्पन्न हुआ आवेश है वो कौन है, मान लो Q डैश। तो इसके लिए एक रिलेशन बनता है Q डैश बराबर Q1 माइनस 1/k। इसमें जहां जो K है ना वो क्या है, ये है माध्यम का परावैद्युतांक। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं परावैद्युतांक। ये क्या है, परावैद्युतांक, राइट। इसके लिए कुछ मान हम लिख देते हैं। अगर धातु रही, दोनों धातुएं रही, तो धातु के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट। अगर वायु रही या जल ले लो, वायु तो थोड़ा सा कम है, जल ले लो, तो जल के लिए क्या होगा, K बराबर 81 या 80 लिया जाता है, 80 भी लिया जाता है, 81 भी। तो चलो हम 80 ले लेते हैं, 80। इनमें अगर ये धातु रही तब इसका आवेश कैसा आएगा, चलो हम बताते हैं। देखो यहां पर Q डैश बराबर यहां आएगा Q1 माइनस 1/इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू 0, यानी Q डैश बराबर Q। इसका मतलब कि अगर इस पे 3 धन तो इस पे 3 ऋण, अगर इस पे 3 धन तो इस पे 3 ऋण। लेकिन अगर कंडीशन रही जल वाली तो Q डैश बराबर Q1 माइनस 1/80। तो इसका मतलब आ जाएगा कि 79/80। इसका मान 1 से छोटा होगा। इसका मतलब कि अगर हम यहां पर लिख दें कि Q डैश बटा Q 1 से क्या है, छोटा, तो भाई साहब Q डैश भी Q से क्या रहेगा, छोटा। यानी कि Q डैश जो Q से छोटा का मतलब कि इस पे ज्यादा आवेश रहेंगे और इस पे कम आवेश रहेंगे, राइट। इस पे ज्यादा आवेश रहेंगे और इस पे आवेश कैसे रहेंगे, कम रहेंगे। ओके, तो आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू।